चलिए, तो हमने पिछले क्लासेस में एक तो रिसिप्ट तैयार किया था। इसी प्रकार इसी पैटर्न पर ये हमारी प्राप्ति का हो गया है। जितना भी स्टूडेंट का रिसिप्ट बनेगा उसको हम सेव देन प्रिंट करेंगे तो हमारे पास ऑल रिसिप्ट यहाँ पर आ जाएगा, यानी टोटल फीस हमारे पास आ जाएगी। अब इस टोटल फीस में हमने एग्रीगेट फीस निकाल लिया, कितनी हमारे पास फीस आई है, और उसके लिए हमने सम किया। लेकिन इसमें भी दो पैरामीटर हमारे हैं, क्योंकि जो हमारी फीस प्राप्त होती है वो एक तो वाया कैश होती है और एक वाया बैंक भी होते हैं, जिसे हम यूपीआई ट्रांजेक्शन कहें। तो हम ये चाहेंगे कि कितना हमारे पास यूपीआई ट्रांजेक्शन आया, यानी बैंक में कितना है और कैश में हमारे पास कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ड्रॉप डाउन ऑलरेडी बना रखा है कैश और बैंक का। यदि कोई स्टूडेंट हमें बैंक से पे करेगा, इनरोलमेंट नंबर जैसे हम रख लेते हैं 5 तो है ही नहीं, पीजीडीसी में है क्या 5, देख लेते हैं, इसमें भी नहीं है। टोटल डिपॉजिट इनका ऑलरेडी जमा ही है। चलिए, बाद में हम बना लेंगे, एक और का रिकॉर्ड एंट्री कर लेंगे। तो हम चाहेंगे कि बैंक में कितना हमारे पास है और केस में हमारे पास कितना है। तो जो हमारी ऑल रिसिप्ट है, यहाँ पर हम दो ऑप्शन रखेंगे। एक हमारा केस का, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे कैश, और यहाँ हम लिख लेते हैं बैंक, या फिर आप नीचे ही लिख ले, ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम असाइन कर सकते हैं बैंक। ठीक है, कितना हमारे पास कैश आया और कितना हमारे पास बैंक में आया। अब कैश का निकालने के लिए यहाँ पर हम फॉर्मूला असाइन करेंगे सम इफ का, इक्वल सम के साथ में इफ लगाइएगा। ये सबसे पहले मांग रहा है रेंज। ठीक है, अब रेंज हमारी सिलेक्ट करेंगे, ये हमारी रेंज है B2B, कॉमा क्राइटेरिया क्या है, तो इस पूरे उसमें क्राइटेरिया हमारा केस का है, कॉमा इसके बाद सम रेंज, सम किसका करना है, तो सम वाली वैल्यू इसमें है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, देन कोष्टक बंद करेंगे और एंटर करेंगे। तो केस में जीरो बता रहा है, क्या केस में जीरो है, हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कोई रिसिप्ट में केस वाला सेव नहीं किया था, तो हम क्या कर रहे हैं कि एक बार इस रिसिप्ट को, जो पूरा पैरामीटर था, इसको हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इसके बाद हमने अपडेशन कर दिया था और इस वाले में अपडेशन नहीं है। और फिर से हम चलते हैं रिसिप्ट पर, और किसी भी स्टूडेंट का एक रिसिप्ट जनरेट करते हैं। फिलहाल के लिए एक स्टूडेंट की एंट्री हम कर देते हैं, या फिर स्टूडेंट नंबर 3 पीजीडीसी का, जिसकी फीस नहीं है, तो हम इसी का रिसिप्ट यहाँ पर जनरेट कर लेते हैं, इनरोलमेंट नंबर 3। और इनका हम फीस 6500 बैंक से किया, देन प्रिंट किया। ठीक है, अब हम यहाँ ऑल रिसिप्ट पे जा करके देखते हैं, बैंक में हमारे पास 6500 आ गया, लेकिन यहाँ पर बैंक में नहीं बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम फार्मूला हम असाइन कर लेंगे। इसके पहले एक रिसिप्ट और इन्हीं स्टूडेंट की हम बना देते हैं 3000 की, माना कि पहला अमाउंट इन्होंने बैंक में दिया और दूसरा अमाउंट इन्होंने कैश पे किया। ठीक है, हम सेव करेंगे, देन प्रिंट करेंगे और ऑल रिसिप्ट पे चले जाते हैं। तो ये टोटल आ गया है 3000। ठीक है, अब यहीं पर इसी प्रकार इक्वल सम इफ का फॉर्मूला हम लगाएंगे। ठीक है, रेंज हम देंगे, तो हमने पूरा रेंज इसको सिलेक्ट कर दिया, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया हमारा ये है, यानी इस रेंज में इस क्राइटेरिया को देखिए, बैंक जहाँ लिखा है वो बैंक के आगे ही वैल्यू है, तो वो हमारा सम रेंज है। तो ये हमारा सम रेंज। तो क्या क्या देना है सम इफ में, पहले आपको रेंज देना है, देन क्राइटेरिया देना है, देन सम जिस फील्ड का करना है। ठीक है, वो आपको दे देना है, देन कोष्टक बंद करेंगे और एंटर करेंगे, तो ये बता देगा कि बैंक में हमारे पास 6500 आया है। अब यदि नेक्स्ट एडमिशन आता है तो हम एडमिशन पैरामीटर में चले जाएंगे। बेच टाइम हमने दिया था, तो हम बेच टाइम दे देते हैं 5 to 7। ठीक है, नेम
किसी का भी नेम डाल देते हैं। किसका नहीं डाला? नेहा, नेहा चोयल, ठीक है, डॉटर ऑफ अनिल चोयल, कॉन्टेक्ट नंबर एनी, ठीक है, और कोर्स अभी फिलहाल पीजीडीसी में एडमिशन कर देते हैं, ठीक है। सेव, रिसिप्ट में जाएंगे, नेहा का एनरोलमेंट नंबर जनरेट हुआ होगा 4, ये नेहा चोयल आ गया, ठीक है। और नेहा की फीस कितना जमा करवा रहे नेहा? 5,000। चलिए, तो हम केस में 5,000 रुपये जमा कर रहे हैं। सेव देन प्रिंट। मैं आपकी तरफ से मैं जमा कर रहा हूँ तो मुझे देना है ना। और अब हम ऑल रिसिप्ट में जा करके देखें तो हमारे पास केस में 8,000 रुपये आ चुके हैं। तो बैंक में कितना है, केस में कितना है, वो यहाँ पर कंसेप्ट आ गया। क्लियर है सभी को? अब देखिए, स्कूल मैनेजमेंट में एक और मामला होता है। केस बैंक में तो आके अब टोटल कितना है वो भी हम यहाँ पर देख लें। तो टोटल लगाने के लिए तो हम क्या करेंगे, इक्वल सम, कौन सा, ये दोनों, तो हमारे पास टोटल हो जाएगा। ये हमारी टोटल फी है, ठीक। ये तो हमारी इनकम हो गई। अब हम अपने टीचर्स को, फैकल्टी स्टाफ को और बाकी बहुत सारे हमारे एक्सपेंसेस रहते हैं, तो हम यहाँ पर अपने एक्सपेंसेस डाल देंगे, ठीक है। किसका फीस है, तो हमने जिस प्रकार एक रिसिप्ट बनाया उसी प्रकार एक्सपेंसेस का भी एक रिसिप्ट हम यहाँ पर तैयार किया है, ठीक है, जिसमें बेसिक चीज़ें हैं। एक तो हमने कैसे पे किया, वो बैंक या केस, ठीक है, और किस मद में दिया है। जैसे हम विश्वविद्यालय को पेमेंट करते हैं वाया एमपी ऑनलाइन, तो वो बैंक से ही देते हैं, बीबी फीस हम देते हैं, फैकल्टी फीस देते हैं, इक्विपमेंट हम खरीदते हैं तो वो हमारा एक्सपेंसेस है, और अदर चार्जेस भी हो सकते हैं, तो उतने का हम ड्रॉप डाउन बना लेते हैं। तो डेटा में चले जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, और यहाँ पर हम लिस्ट बना लेते हैं कौन कौन सी फीस है हमारी। तो हम कहेंगे एम्प्लॉय फीस, एम्प्लॉय सैलरी कह सकते हैं इसको, बना है यूनिवर्सिटी बिल, एम्प्लॉय सैलरी, फिक्स एसेट, हाउस रेंट, अदर, ठीक है। तो इसको हम यहाँ ना रखते हुए यहाँ रखेंगे, ठीक है। यहाँ हमारे एम्प्लॉय हो जाएंगे, और फीस वाला पैरामीटर भी हम यहाँ से उठा करके यहाँ रख देंगे। अब इसके लिए मैक्रो भी बना है, अरे वाह। ऑल एक्सपेंसेस ये यहाँ पर है हमारा, टोटल एक्सपेंसेस केस बैंक, तो ये तो हो गया था आपका फिर, है ना, आपने कर लिए थे ये, है ना। इसको हमें मैक्रो के द्वारा रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ पर हमारे जितने भी एक्सपेंसेस है ऑटोमेटिक आते जाएंगे। तो हमने कितना एक्सपेंसेस कहाँ से दिया वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते जाएंगे। तो हम एक्सपेंसेस रिसिप्ट में जाएंगे, और हम यूँ कहेंगे कि जैसे हमने बैंक से, यानी यहाँ पर बैंक से 50,000 रुपये यूनिवर्सिटी फीस पे किया। ये रिमार्क में आप चाहे तो किसके द्वारा किया ये सब भी आप कर सकते हैं, बाकी हम सेव करेंगे। और एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस का नाम हम कर देते हैं ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है। ये 5,000 हमारे पास आ गया। टोटल एक्सपेंसेस 5,000, बैंक पे दोनों जगह बैंक लिखा है। एक में हमें केस लिखना था, 50,000 का हमारी एंट्री हो चुकी है, ठीक है। अब हमारे पास टोटल कितना बचा है उसको हम इनकम एक्सपेंसेस में डिफाइन करेंगे। इसको थोड़ा सा और वेल कर देंगे, अभी फिलहाल हम एक यूज में ही समझ लेते हैं। तो हमारा ये एक्सपेंसेस है, और इनकम हमारा यहाँ हम लेके आते हैं इक्वल ऑल रिसिप्ट पर हमारा ये इनकम है, ठीक है। तो 14,000 इनकम है,
कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा है। अब हमारे पास रिमाइंड कितना बचा, शेष कितना बचा है, तो इक्वल हमारी जो भी इनकम होगी उसमें से माइनस कर देंगे ऑल एक्सपेंसेस। ऑल एक्सपेंसेस को हमें काउंट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ ऑल, सॉरी ये है ना टोटल एक्सपेंसेस, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर रिमाइंड। तो ये माइनस में जा रहा है, सीधी सी बात है, माइनस में तो जाएगा ही अभी, क्योंकि हमारी रिसिप्ट कम है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि 50,000 को 5,000 में कन्वर्ट कर देंगे फिलहाल। ठीक है, 9,500 हमारे पास बचे हैं। अब जो रूटीन होता है उसमें क्या होता है कि हमारे पास केस ज़्यादा आता है, अधिकतर केस पे करते हैं। अब हमें क्या होता है कि जो केस आता है उसको हमें वाया बैंक जा करके फिर हमें यूनिवर्सिटी पे करना होता है, बाकी सारे एक्सपेंसेस दर्शन होता है। तो हमें एक एंट्री और लेकर के चलना पड़ेगा कि हमने अपने केस में से बैंक में जमा कर दिया। तो जो केस में से अपने बैंक में जमा किया, पैसा टोटल वही है। टोटल हम यदि देखें तो टोटल हमारा यही है। ठीक है, इसमें से हमने कुछ अमाउंट बैंक में जमा कर दिया। ठीक है, तो हम उसको, उसकी एंट्री कैसे रिकॉर्ड करें, तो यहाँ पर ही हम एक और बना लेते हैं जिसको हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं टैली के अंतर्गत। तो पे बाय हमने केस हम जमा करेंगे और यहाँ पर हम बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस में डिपॉजिट बैंक हम कर सकते हैं इसको। डेटा में चले जाएंगे और डेटा वैलिडेशन में, अच्छा ये कहाँ है, कोर्स फीस के अंतर्गत ही बैठा हुआ है। कोर्स फीस में ये, तो यहाँ हम कहेंगे बैंक डिपॉजिट। ठीक है, और चले चलते हैं बैंक डिपॉजिट। अब बैंक में कितना हमने डिपॉजिट किया वो हम यहाँ पर डालेंगे। तो कैश डिपॉजिट किया हमने, ये कहाँ से क्या चीज़ आ गई, इसमें तो हमने बैंक डिपॉजिट ये एड्रेस दिया है, किसी और का एड्रेस दिया है बैंक डिपॉजिट D7। अच्छा इधर का कहीं का दे दिया है हमने इसको, तो हम इसको डिलीट करके माना कि हमारे पास केस में, पहले तो केस चेक कर लें हम, केस कितना है हमारे पास, केस में हमारे पास 8,000 है, तो 8 में से 5,000 हम बैंक में जमा कर रहे हैं। ये 5,000 हम बैंक में जमा कर रहे हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिक ये अमाउंट आ जाए, तो ये बैंक पे हुआ यानी बैंक में जमा हुआ, तो ये अमाउंट हो जाए। लेकिन क्या चाहते हैं हम कि जब हम बैंक डिपॉजिट लें तो हमारे पास उस 8,000 में से माइनस हो जाना चाहिए ये अमाउंट जो जो आप जमा करेंगे। फिलहाल के लिए बैंक में तो ये एंट्री चली जाएगी। यदि हम इसको सेव करते हैं, क्यों एरर क्यों आ गया, हमने कुछ चेंजेस कर दिया था इसलिए सेव नहीं कर पाया है। क्या चेंजेस कर दिया, ऑल एक्सपेंसेस, शायद एक बार हमें मैक्रो लगाना पड़ेगा। मैक्रो रिकॉर्ड कर लेते हैं हम, वो डिस्टर्ब हो गया होगा हमने जो करेक्शन किया उसके कारण। इसको हम क्या कहेंगे, एक्सपेंसेस किस नाम से सेव, EXP नाम से कर लेते हैं, EXP नाम से ऑलरेडी है वो, नो मैच। मैक्रो रिकॉर्ड डेटा को हम कॉपी करेंगे, Ctrl C,
ऑल एक्सपेंसेस में यहाँ क्लिक करेंगे, कंट्रोल डाउन, यूज रिलेटिव रेफरेंस ऑन करेंगे, एक और डाउन जाएंगे, फाइल, अरे बाबा, होम में जाएंगे, पेस्ट में जाएंगे, एज ए वैल्यू क्लिक करेंगे, फिर इसमें आएंगे, डबल क्लिक करेंगे, डेवलपर में जाएंगे, यूज रिलेटिव को बंद करेंगे और स्टॉप कर देंगे। एक बार इसको असाइन कर लेते हैं, असाइन मैक्रो ऑल एक्सपेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल एक्सपेंसेस में हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास बैंक का अमाउंट बढ़ गया है। ठीक है, लेकिन केस अमाउंट हमारे पास कम होना चाहिए। तो पहले तो ये यहाँ पर हम केस पे या केस लिखा है ओनली, हम यहाँ पे केस लिख देते हैं। तो केस हमारे इसमें एक भी नहीं है अभी तक। बाकी यहाँ हमारा केस कितना दिखा रहा था, यहाँ केस इसलिए क्योंकि केस एक्सपेंसेस नहीं किया ना हमने बैंक के ही एक्सपेंसेस किया है। लेकिन हमने बैंक जब डिपॉजिट किया तो हमें यहाँ पर कैश पेमेंट आना चाहिए था। केस पे को हम या तो केस कर दें या केस पे यहाँ पर लिख दें, और ये हम एक बार ही चाहेंगे। ये 5000 आ गया इसमें। यहाँ केस सिलेक्ट किया और नहीं, वो तो ठीक है, ये तो हमने बैंक में डिपॉजिट किया, पर अब हमारा यहाँ पर हमने केस में से माइनस हो जाना चाहिए। तो ये तो अलग बात है कि केस आया, हमारा एक्सपेंसेस हुआ, वो केस है ये। ठीक है, पर हमें इसकी एंट्री इस प्रकार से करनी है कि जो हमारा केस है उसमें से माइनस करना है। क्या चीज? नहीं, अमाउंट आना अपनी जगह बात है, उसका नहीं बोल रहे हम। हमारा कहना ये है कि हमारे पास केस 8000 थे, हमने उधर से निकलना, यहां पर कहां थे, केस हमारे पास 8000 है। अब हमने एक एंट्री यहां पर एक्सपेंसेस वाले में ही हमने एक जोड़ दिया कि हम क्या चाहते हैं कि 5000 रुपये हम बैंक में जमा कर रहे हैं, 5000 हम बैंक में जमा कर रहे हैं, तो हमारे 8000 में से 5000 माइनस हो जाना चाहिए, ये चाह रहे हैं। हमारे पास केस इतना नहीं बचना चाहिए, जबकि अभी हमारा केस कितना बचा हुआ है, हमारा केस एज इट इज है। यहाँ पर ठीक है, तो जो भी हमने ये केस आया है, लेकिन अब केस हमारे पास कितना बचा, ठीक है, वो हमें यहाँ पर एक फील्ड हम बना ले पहले तो, जिसको हमारे पास टोटल यही आना चाहिए, यानी अमाउंट टोटल वही आना चाहिए। टोटल केस हमारे पास इतना आया, ये उसकी एंट्री है, टोटल बैंक में हमारे इतना आया, पर टोटल हमारे पास 14500 ये जब हम इसको जमा कर देंगे तब। तो अब हम जमा कर दें तो ये अपडेट ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए, तो इसका हम यहाँ पे टोटल नहीं लगाएंगे। हमारे पास जो एंट्री आई वो है, पर अब हमारे पास टोटल क्लोजिंग क्या है, टोटल क्लोजिंग कह सकते हैं आप इसको हम यहाँ ना लगाते हुए टोटल कहीं भी लगा लेते हैं, यहाँ लगा लेते हैं टोटल। उसमें हम लिख सकते हैं बैंक, केस एंड बैंक, केस एंड बैंक। और जब आप इस केस में से बैंक में डाल देंगे तो बैंक में कितना है, बैंक में भी इफेक्टिव होना चाहिए। 8000 में से 5000 बैंक में डाला तो इसमें भी जुड़ना चाहिए और इसमें कम होना चाहिए। ये अमाउंट वो अमाउंट है जो हमारे पास आया, कि हमारे पास केस में इतना आया, बैंक में इतना आया। पर केस में अमाउंट जब आएगा तो हम जाकर के कहाँ एंट्री करेंगे, बैंक में जमा करेंगे। तो अब हमारा बैंक का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, केस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना, वो एंट्री हम करना चाह रहे हैं इसमें। ठीक है, तो इसी के लिए हम एक रिसिप्ट यहाँ पर भी बना ले,
यानी जिस प्रकार हमारा एक्सपेंसेस है उसी प्रकार हम एक कॉन्ट्रा की एंट्री भी बना लें, जिसको हम कह दिया बैंक डिपॉजिट, या ओनली बैंक से भी डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन। कोई हमें इस प्रकार का चाहिए तो टोटल, क्योंकि इसमें हमें टोटल लगेगा। तो हमने एक्सपेंसेस यहाँ पर काउंट किया, टोटल एक्सपेंसेस बैंक एक्सपेंसेस बैंक पे कितना किया और कैश पे कितना किया। तो ये तो दोनों हमारा 5-5 हज़ार आ गया है, केस पे 5,000, बैंक पे 5,000। लेकिन इसमें हम ये हमने एक्सपेंसेस नहीं किया, ये असल में बैंक डिपॉजिट किया है। तो हम एक फील्ड फिलहाल यहाँ बना लें इक्वल बैंक डिपॉजिट का। अब हमें पहले संशोधन यहीं पे करना पड़ेगा। जब बैंक डिपॉजिट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ बैंक पे ही होगा, पे कीवर्ड ना लगाते हुए ओनली बैंक लिख देंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। पे कीवर्ड मतलब बैंक को, वैसे तो बैंक को पे ही किया हमने, पर वो एक्सपेंसेस माना जाता है पे जो कर देते हैं। तो हमने बैंक में डिपॉजिट किया और ओनली बैंक हम कीवर्ड लगा सकते हैं इसको, 5,000 रुपये। जब हमारी रिसिप्ट यहाँ से उठ करके जाए यहाँ पर, तो हमने बैंक में कितना जमा किया वो ये बता दे। तो बैंक डिपॉजिट निकालने के लिए इक्वल सम इफ रेंज कॉमा क्राइटेरिया कॉमा सम रेंज। 5,000 किया हमने बैंक डिपॉजिट। अब जो भी डिपॉजिट आपने किया उसको हम माइनस कर दें केस में से, यानी कि ऑल रिसिप्ट यहाँ पर है हमारे पास। तो हम यूं कहेंगे इक्वल ये माइनस अमाउंट कौन सा, जो हमारा यहाँ अमाउंट आया वो वाला, या उसको लेके आ जाना कि उतना हमने जमा किया, जैसा भी आप चाहें। अब हमारे पास यहाँ बैंक होगा, ये तो हमारा केस अमाउंट बचा है, केस क्लोजिंग कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब इसकी डिजाइनिंग लेआउट सब वेल हो जाएगा तो सब ठीक ठाक होगा। मतलब एक स्कूल इंस्टीट्यूट उसको यूज कर सके उसके लिए हमें फिर डिजाइनिंग भी करना, उसको हर चीज को सेट करना है। अभी तो सिर्फ फंक्शनलिटी समझ रहे हैं, फिर डिजाइनिंग एक पैरामीटर वो है जिसमें तकरीबन आधा घंटा लग सकता है, ज़्यादा लग सकता है, नहीं इतना ही नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर बैंक क्लोजिंग कह सकते हैं, बैंक बैलेंस कह सकते हैं, एक क्लोजिंग ना देगा बैलेंस भी कह सकते हैं आप इसको। क्लोजिंग ना होकर के बैंक केस में बैलेंस कितना है और बैंक में कितना है, क्लोजिंग ना करके बैलेंस, ठीक है। बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। जी हम अब बैंक बैलेंस के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारा कैश डिपॉजिट हुआ है यानी इक्वल ये अमाउंट प्लस कौन सा अमाउंट, ऑल एक्सपेंसेस पर ये वाला अमाउंट। तो 6,000 प्लस 5,000, 11,500 हमारे पास, यानी टोटल यदि हम बात करें तो क्या आना चाहिए, यही अमाउंट आना चाहिए 14,500। हमारे पास केस में अब कितना बचा, 3,000। हमने कहा कि यार ये 3,000 भी बैंक में डाल के आ जाओ,
ऑल एक्सपेंसेस में गए, बैंक डिपॉजिट, बैंक पे हमने कहा बैंक का डिपॉजिट कितना, बोला 3000 रुपये, देन सेव। तो हम कहाँ पर, ऑल एक्सपेंसेस में, बैंक में ही है 14, केस में से खत्म हो गया। समझ में तो नहीं आया? अरे बाबा खिचड़ी बन गई। क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना? तो आंसर आप हल करें। हम क्या चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट से फीस आई वो बैंक में, जैसे आप लोग जो फीस जमा करते हैं, उदाहरण के तौर पर इनकी कितना टोटल ड्यू 8500, तो 8500 नेहा ने जमा करवा दिया, 8500 हमें नेहा ने जमा कराया वाया केस। हमने कहा सेव देन प्रिंट, ठीक है। वैसे ही इसको एक ही में करना है, सेव भी और प्रिंट भी, सब मामले, दो बटन अच्छे नहीं लगते, क्योंकि सेव करने के बाद प्रिंट ही तो देंगे, है ना। पर हमने दो बना लिया था। अब इनकी ड्यू शेष है। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास केस में कितना हो गया, यहीं पे देख लें क्या? यहाँ पे नहीं देखें, वहीं चलते हैं। अभी ये भी हम यहीं चाहेंगे अपडेट पूरा, सब जगह से उठा करके क्लोजिंग पूरा आ जाए, ऐसा हम चाहें। हमने काम किया, मतलब सब कुछ वेल अपडेट हो तो काम किया, तो एक्सेल सीखा, तो क्या मतलब एक्सेल सीखने का, ठीक है ना। तो अब हमारे पास, हम ऑल रिसिप्ट पे जाते हैं, तो हमारे पास बता रहा केस बैलेंस 8500 आ गया, ठीक है। अब हमने कहा कि ये 8500 बैंक में जमा करके आ जाओ, तो 8500 यदि हमने बैंक में जमा किया और सेव किया, तो हमारा क्लोजिंग जो कैश है वो 0 हो जाना चाहिए, पैसा वही रहेगा कभी भी। यानी इस केस में से तो हमारा माइनस हो गया, और जो इधर से बैंक में गया तो बैंक पहले का और अब का दोनों प्लस हो गया, बस यही तो करवाया। एक बार करिएगा आप उसको। अच्छा, क्वेश्चन समझ में आ गया ना? क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर आपको हल उसके हिसाब से करना कि हम क्या चाहते हैं कि इधर का अमाउंट हमारा जैसे ही जाए, केस में से माइनस हो जाए, बैंक में प्लस हो जाए। बैंक में पहले की राशि देन अब की राशि माइनस हो जाना चाहिए। अच्छा, उसमें भी क्या है कि जैसे अभी क्लोजिंग आपका बैंक में 23000 है, लेकिन यदि आपने कोई एक्सपेंसेस में एक केस की जगह हम कहते हैं कि बैंक पेमेंट आपने कर दिया सैलरी का या यूनिवर्सिटी फीस का, हम कहते हैं कि हमने 10,000 रुपये पे कर दिया, ठीक है। तो अब हमारा बैंक जो क्लोजिंग था कितना था, 23,000, तो उसमें से माइनस हो जाना चाहिए 10,000, वो नहीं हुआ, नहीं, ऑल एक्सपेंसेस होना चाहिए। ये पे हमने कर दिया है, तो टोटल बैंक पे हमने किया 26,000। तो अब हमारा जो क्लोजिंग है, ये जो क्लोजिंग है, अब ये तो पहले का भी है, इसमें से हम माइनस कर देंगे जितना हमने पेमेंट किया है। हाँ, नहीं, आपको सीधा सीधा फंडा समझना है कि हमारे पास एक पेमेंट आ रहा है, कैश और बैंक, दो तरीके हैं। बैंक में आया वो तो जितने भी ट्रांजेक्शन बैंक से पे करेंगे हम वो हो जाएगा, बैंक से निकालना भी एक स्थिति, वो भी समझना है अभी, तो कभी कभी वो बाद में समझ लेंगे। तो पहले आपको रिसिप्ट लेना है, जो बैंक में केस आएगा उस केस को टोटल करने के बाद, जो भी केस होगा तो ऑटोमेटिक टोटल हो रहा है यहाँ पर हमारे पास, ये केस में 16,500, इसमें से हमने कुछ पेमेंट जमा कर दिया बैंक में। जैसे आप बैंक से, यहाँ केस हमने जो एक्सपेंसेस है उसमें हम कैश और बैंक सिलेक्ट कर रहे हैं, कैश दिया सामने वाले को कि बैंक से दिया। यदि हमने किसी को कैश पेमेंट किया तो हमारे इस केस में से माइनस होगा, इस केस में, हालांकि इसको हमने यहाँ गलत रख लिया, हमें किसी दूसरी सीट पे ये रिसिप्ट से हटा करके इसको पूरा दूसरी रिसिप्ट रखें। ये तो हमने सम इफ कंडीशन फॉर्मूला समझाने के लिए आपको यहीं कहीं रख दिया है ना। ऑल एक्सपेंसेस रिसिप्ट और ऑल फीस रिसिप्ट और ऑल एक्सपेंसेस रिसिप्ट अपनी जगह रहेगी, ये दोनों अपनी जगह रहेगी। ये जो कैलकुलेशन है ये एक पूरा अलग एक सीट पे रखेंगे, ताकि सारी इसका पूरे का टोटल हो जाए
और उसका टोटल हो जाए और यहाँ पर पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, पर पहले एक बार इतना फंक्शन लगा के आप देख लें। आज थोड़ा सा मामला आपको थोड़ा सा लग रहा है ना? इतना आप करके देखो, इसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में इसको हम देखेंगे। एक न्यू सीट पे ही हम असाइन कर लेंगे।